हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज स्टूडेंट्स हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। आज का मेन टॉपिक होने वाला है लॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन को, मूवमेंट को कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं, किन रूल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट होती है। सो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। क्या किसी बॉडी को मूव करने के लिए, क्या किसी बॉडी को मूव करते रहने के लिए फोर्स चाहिए होती है, या फिर उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होती है। व्हाट डू यू थिंक। सोचो, मैं हेल्प करूं आपकी। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, एक वुडन ब्लॉक है टेबल के ऊपर। दिस इज द टेबल एंड दिस इज द वुडन ब्लॉक, एंड ये ऑलरेडी सर्टेन वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड के साथ इस टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड या वेलोसिटी के साथ स्लाइड करता रहे तो आप क्या कहेंगे, क्या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है या नहीं लग रही। सोचो सोचो, मैं बताऊं। ये देखिए बच्चे, अगर तो हम अभी भी 16th सेंचुरी तक होते, मतलब 16th सेंचुरी तक की बात करता हूं, तो अप टू 16th सेंचुरी अरिस्टोटल एक बहुत महान फिलोसफर हुए हैं। वो ये कहते थे, और 16वीं शताब्दी तक ये माना भी जाता था कि अगर कोई बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव कर रही है, इसका ये मतलब है उस पे कॉन्टिन्यूसली फोर्स लग रही है। मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड फिक्स भी है, वो बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव कर रही है, ना ही कम हो रही है, ना ज्यादा, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी उस पर फोर्स लग रही है, तभी वो मूव कर रही है। तो 16वीं शताब्दी तक अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट के द्वारा ये माना जाता था। बट आज की दुनिया अलग है, और आज हमें ये पता लग चुका है, थैंक्स टू गैलीलियो, गैलीलियो बहुत महान एक्सपेरिमेंटलिस्ट हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, फिजिसिस्ट हुए हैं। गैलीलियो ये कहते थे कि नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते रहने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होती, उसकी मोशन को बदलने के लिए फोर्स चाहिए होती है, या फिर उसे रोकने के लिए फोर्स चाहिए होती है, या रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फोर्स चाहिए होती है। इसका मतलब गैलीलियो के अकॉर्डिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से स्लाइड कर रहा है और उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो उस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। तो ये दोनों तो ऑपोजिट कंसेप्ट हो गए। सही कॉन्सेप्ट कौन सा है। सही कॉन्सेप्ट बच्चे वो कॉन्सेप्ट होता है जिसको एक्सपेरिमेंटल बैकिंग मिलती है, और गैलीलियो के पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स थे अपनी बात को साबित करने के लिए। अरिस्टोटल के पास कोई एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए ही नहीं अपनी बात को साबित करने के लिए, और अगर करते भी, मान लीजिए गलती से डिवाइस भी कर लेते एक्सपेरिमेंट्स, तो भी उनके आंसर्स जो आते वो आते जो अरिस्टोटल मानते थे वो ना आते, ऑपोजिट आते। क्यों? क्योंकि अरिस्टोटल ये मानते थे कि कोई भी बॉडी को मूव करते रहने के लिए भी फोर्स चाहिए होती है। इसका मतलब है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फंडामेंटल स्टेट है, जो उसकी नेचुरल स्टेट है, मतलब अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे तो जो उसकी स्टेट है उसे नेचुरल स्टेट कहेंगे। नेचुरल स्टेट का मतलब है व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग, जब कोई फोर्स नहीं लग रही। तो अरिस्टोटल ये मानते थे किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट होती है रेस्ट वाली। इसका मतलब है अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, या फिर वो चलेगा ही नहीं, वो रेस्ट पे रहेगा। बट गैलीलियो ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये प्रूव कर दिया कि अरिस्टोटल की ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट रेस्ट। गैलीलियो सेड दैट नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is to oppose
द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब गैलीलियो के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते रहने के लिए एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है उसकी नेचुरल स्टेट रेस्ट वाली नहीं है। मतलब अगर आप उस पर फोर्स नहीं भी लगाओगे और वो पहले से मूव कर रहा है तो वो हमेशा उतनी स्पीड से मूव करता रहेगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। गैलीलियो ने कहा था कि अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो एक ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से फॉर एवर मूव करता रहना चाहिए। ये उनके एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी होगा, अभी हम यहाँ पे समझाएंगे भी। बट अरिस्टोटल इस बात को नहीं मानते थे। अरिस्टोटल कहते थे कि नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना छोड़ दो तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो गैलीलियो ने इस बात को ना सिर्फ गलत कहा बल्कि गलत साबित भी किया। और इन एक्सपेरिमेंट्स को हम समझेंगे, इन्हें हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं या गैलीलियन एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। आइए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे अपनी बात साबित करने के लिए। गैलीलियन एक्सपेरिमेंट्स। गैलीलियो ने क्या किया, उन्होंने 3 वुडन प्लैंक्स बनाए, मतलब लकड़ी के बेसिस बनाए कुछ ऐसे। ये एक बेस है, इसके ऊपर ये एक वुडन प्लैंक है, लाइक दिस, जो दोनों तरफ से सेम हाइट तक है। दिस हाइट is same. Is it right? So पहला इन्होंने वुडन प्लैंक ऐसा तैयार किया। दूसरा वुडन प्लैंक इन्होंने तैयार किया कुछ ऐसे। दिस इज द बेस हॉरिजॉन्टल, एंड यहां से वुडन प्लैंक स्टार्ट होता है एंड नीचे जाते हुए वो जब दूसरी तरफ से रेस किया जाता है तो उसका एंगल चेंज कर दिया गया। You can see this is more steep because this angle is, let's say, bigger, larger angle. This is less steep because this angle is smaller. And third wooden plank उन्होंने तैयार किया like this. This is a base and top वहीं से शुरू किया और नीचे जाते जाते उन्होंने इस प्लैंक को फ्लैट बना दिया, आगे से उठाया नहीं। राइट? तो बेसिकली यहाँ पे जो एंगल है वो बन गया 0 डिग्रीज, क्योंकि वो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल एंगल हो गया। इज इट राइट? नाउ उन्होंने क्या किया इन वुडन प्लैंक्स को, सो दीज ब्लू मार्कर्स, दीज ब्लू पेन्स, these are wooden planks, right? And what he did was he took a glass ball, कांच की बॉल ली उन्होंने। he kept this glass ball at this point, let me call this point as P, and उन्होंने तीनों प्लैंक्स के लिए एक एक ग्लास बॉल ले ली, सबको P पॉइंट पे रखा, and what he saw was that जब पहली ग्लास बॉल को उन्होंने स्लाइड किया, छोड़ दिया, दिस ग्लास बॉल, बिकॉज दिस वुडन प्लैंक वॉज वेरी स्मूथ, राइट? दिस इज स्मूथ वुडन प्लैंक। स्मूथ मीन्स फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मीन्स एक्चुअली नेचर में कुछ भी फ्रिक्शनलेस नहीं होता, तो फ्रिक्शनलेस का यहां पे मतलब है फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। फ्रिक्शनलेस हियर मीन्स फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब ना मानो तो भी चलेगा। राइट? सो जब उन्होंने इस ग्लास बॉल को रोल किया, दिस इज ग्लास बॉल, ग्लास बॉल, ग्लास बॉल। सो व्हाट ही डिड वाज, जब उन्होंने इस ग्लास बॉल को रोल किया तो ही नोटेड कि यहां से ग्लास बॉल रोल होते होते इस डायरेक्शन में यहां पे ऊपर गई और
इस लेवल तक पहुंची, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज क्यू, राइट। और ग्लास बॉल ने उसी हाइट को अचीव किया जिस हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था। दैट मीन्स इफ दिस हाइट इज 5 meters देन दिस इज ऑल्सो 5 meters, राइट। When he did this experiment with this wooden plank, what he saw was कि ग्लास बॉल को रोल किया गया, डेफिनेटली ग्लास बॉल ऐसे आगे बढ़ी। नाउ ये जो डिस्टेंस था P से लेके Q तक का, वो डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे पूरा हो गया। ये देखिए ना, ये थोड़ा सा कम टिल्टेड है, मतलब ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है। सो दिस डिस्टेंस एंड P से लेके Q तक का, यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। सो बेसिकली अगर डिस्टेंस की बात होती कि हम PQ लेवल को कवर कर रहे हैं तो ग्लास बॉल को Q पॉइंट पे आके रुक जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड ग्लास बॉल वेंट राइट अप टू दिस पॉइंट, जब तक उसकी हाइट, जितनी हाइट से उसे ड्रॉप नहीं किया गया उतनी हाइट उसने अचीव नहीं कर ली। एंड देन ही थॉट कि इस केस में क्या होगा, एंड ही वॉज करेक्ट। जब उन्होंने यहाँ पे ग्लास बॉल को रोल किया तो ग्लास बॉल हमेशा सेम हाइट की तलाश में आगे बढ़ती गई, बट क्योंकि वो हाइट कभी आई ही नहीं, वो वुडन प्लैंक आगे जा रहा था और हाइट आ ही नहीं रही थी, तो ग्लास बॉल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, फिर भी नहीं रुकी। उन्होंने उस वुडन प्लैंक को 10, 15, 20 मीटर्स लंबा बनाया बाकी दोनों प्लैंक से, बट व्हाट ही सॉ वाज कि ग्लास बॉल सेम स्पीड के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, इट डिडंट स्टॉप। अब इसका मतलब ये है कि हमारे ऑब्जेक्ट को नेचुरली मोशन में रहना था, तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही तब तक वो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ मूव करता जा रहा है। आप खुद सोचिए, एक बार आपने इस ग्लास बॉल को ड्रॉप कर दिया, अब इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? कोई फोर्स नहीं लग रही, फिर भी ये बॉल आगे जाई जा रहा है। और एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस दे दोगे तो भी ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सेम हाइट h अचीव करना है और वो हाइट कभी आएगी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। इसका मतलब है कि गैलीलियो बिल्कुल सही थे और उन्होंने जो कहा था कि विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स, किसी बाहरी फोर्स के बिना ऑब्जेक्ट हमेशा उसी तरह से मूव करता रहेगा जैसे वो मूव कर रहा है। दिस वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट। सो वी कैन से गैलीलियन एक्सपेरिमेंट्स proved, these experiments proved that an object continues to move with constant velocity or constant speed in the absence of external force. Is that right? Now, this was given a name of Galileo's law of inertia. What is the meaning of inertia? Let us see. Inertia. So inertia means it is the tendency or property of an object, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की आदत होती है या उसकी प्रॉपर्टी होती है, टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सो बेसिकली इनर्शिया क्या है? आई टेल यू। आपके पास एक बाइसिकल है और एक बाइक है। बाइसिकल हल्की होती है तो उसको कोई भी धक्का देगा तो वो आगे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, गिर सकती है। बट बाइक भारी होती है, उसको आपको ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी तब वो आगे पीछे जाएगी या गिरेगी। दैट मीन्स बाइसिकल के पास क्या कम है? इनर्शिया कम है। और बाइक के पास क्या ज़्यादा है? इनर्शिया ज़्यादा है। तो क्या मतलब हुआ इनर्शिया का? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से
वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट पे हो, चाहे वो मोशन पे हो, चाहे वो किसी डायरेक्शन में जा रहा हो, वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं देना चाहता। मतलब जब आप उसकी स्टेट को बदलने की कोशिश करोगे तो वो कहेगा मुझ पे फोर्स लगाओ तो बदलूंगा। फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है। अगर उसके पास इनर्शिया ना होता तो हमें किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कभी लगानी ही ना पड़ती और वो बिना फोर्स लगाए ही अपनी स्पीड कम या ज़्यादा कर लेता या डायरेक्शन बदल लेता। बट गैलीलियो के ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स ना लगाएं तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। और इसी एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हो जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप एक जगह पे रख देते हो, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते तब तक वो ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव नहीं करता। सो तभी इस लॉ को गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट को चेंज होने से अपोज करती है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। राइट? इतना समझ लगा? नाउ व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली न्यूटन ने गैलीलियो के लॉज को स्टडी किया, इस लॉ को भी उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने इस लॉ को थोड़ा सा रिफाइन किया और फिर इसी लॉ को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जगह दी गई। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is basically none other than the Galileo's law of inertia. And what is this law stating? Newton's first law of motion. So I'll write the statement of Newton's first law of motion. So what is a statement of Newton's first law of motion? It states every object or I should say every object will maintain its state of rest or motion unless and until an external force is applied on it. This means कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पे पड़ा रहेगा और अगर वो एक फिक्स स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो वो उसी फिक्स स्पीड या वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा उसी डायरेक्शन में, अनलेस एंड अनटिल उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तब उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है। राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ इन दिस लॉ हमें इनर्शिया के बारे में पता लगा। सो टेल मी, क्या इनर्शिया किसी पैरामीटर पे, किसी चीज पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की? आंसर इज यस। इनर्शिया इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, एंड मास का सिंपल मतलब है भार। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करना अगर चाहते हैं तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार एंड अ बाइसिकल। आपका फ्रेंड बाइसिकल पे आ रहा है, राइट? बाइसिकल को आ रहा है, बाइसिकल पे आपकी तरफ, आपने सामने से फोर्स लगाई अपने हाथों से और बाइसिकल रुक गई।
बट वही सामने से एक कार आ रही है, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड पे, और आप उस पर फोर्स लगाते हैं, बट गाड़ी भारी है, उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। सो दैट मीन्स जिस बॉडी के पास ज़्यादा मास होता है उसको रोकना उतना मुश्किल होता है, और इसका मतलब है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। सिमिलरली एक साइकिल को सिर्फ धक्का मारें आप तो भी वो धक्का लेके आगे चला जाएगा, बट एक कार को उतने ही फोर्स से धक्का लगाएंगे तो वो आगे नहीं जाएगी, उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड आई कैन ऑल्सो से दैट किसी ऑब्जेक्ट को रोकने या मूव करने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ती है वो उसके इनर्शिया पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हैवी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, और लाइट ऑब्जेक्ट को चलाने या रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। Now, how many types of inertia do we have? Any ideas? I'll tell you. How many types of inertia do we have? We have 3 types of inertia. Inertia. So अब तक आप समझ चुके हैं inertia क्या होता है? This is a property, right? So inertia is of 3 types. First, inertia of rest. Second, inertia of motion. And third, inertia of direction. Let us define them one by one. So inertia of rest, this means if external force is 0, then body at rest remains at rest, right? Example, see, we are traveling in a bus, okay, and while traveling in a bus, एक पैसेंजर बस में खड़ा है, राइट, और बस आगे मूव कर रही है। बस ड्राइवर इमीडिएटली ब्रेक लगाता है, करेक्ट, और बस एकदम से रुक जाती है। अब ये जो पर्सन है, इनके पैर तो बस के फ्लोर के साथ टच हो रहे हैं, तो बस रुक गई है तो पैर भी रुक गए हैं। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक्सटर्नल फोर्स मिली तो पैर रुक गए। अब अगर ये बस पहले से रुकी होती और एकदम से ये बस ड्राइवर इसे एक्सेलरेट कर देता तो क्या होता? ये जो पर्सन खड़ा है, इनके पैर पहले रुके हुए थे, तो इनके पैर अब बस के फर्श के साथ, बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, वो भी आगे को जाएंगे। बट जो पर्सन की अपर बॉडी है वो बस को टच नहीं कर रही, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसी स्टेट में रहेगी जिस वजह से पैर आगे को और पर्सन पीछे को जाएगा। तभी जब एकदम से बस चलती है, एक्सेलरेट होती है, तो कई बार जो लोग उसके अंदर खड़े होते हैं उनको पीछे को गिरने का चांस बन जाता है। दिस इज व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, दिस मीन्स if external force is 0, body in motion, the body which is moving remains in motion। तो जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी। सेम एग्जांपल देखिए, दिस वाज द बस, इन दिस बस द ड्राइवर इमीडिएटली, बस मूव कर रही थी, उन्होंने इमीडिएटली ब्रेक्स लगा दी, और यहाँ पे जो पर्सन था वो खड़े थे। ब्रेक्स लगने की वजह से ये जो फर्श है, फ्लोर है बस का, वो रुक गया, तो उनके फीट फ्लोर को टच कर रहे थे, वो भी रुक गए। बट
उनकी जो अपर बॉडी है वो अभी भी मोशन में थी, क्योंकि वो फ्लोर को टच नहीं कर रही, तो उनकी अपर बॉडी आगे को जाने की कोशिश करेगी, जिस वजह से ये पर्सन आगे को गिर जाएंगे। सो इट हैपन्स समटाइम्स, कई बार हम बस में ट्रेवल करते हैं या कार में भी ऐसा होता है, अगर हमने सीट बेल्ट ना लगाई हो, एकदम से जब ब्रेक्स लगती हैं तो हमारी अपर बॉडी आगे को जाती है। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, अपर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो अपनी मोशन वाली टेंडेंसी, मोशन वाली स्टेट को कंटिन्यू कर रही है। बट लोअर बॉडी क्योंकि कार के साथ या बस के साथ टच हो रही थी, तो वो रुक जाती है और पर्सन को आगे गिरने का चांस हो जाता है। एंड व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? इट सिंपली मीन्स इफ एक्सटर्नल फोर्स is 0, then direction of motion of an object remains unchanged. It means अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पे एक कार मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, एकदम से कार ड्राइवर ने टर्न लिया, राइट टर्न, राइट। सो यहाँ पे कार की डायरेक्शन चेंज हो गई है, बट उसके अंदर जो बैठे पैसेंजर्स हैं वो अभी भी उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं जिधर कार पहले को जा रही थी। तो जहाँ पे कार पहले को जा रही थी, गाड़ी ने एकदम टर्न लिया, तो कार तो टर्न हो गई, पर जो पैसेंजर्स हैं उनकी अभी भी डायरेक्शन वही है जो पहले वाली थी। इस वजह से जब भी कभी कार एकदम से राइट टर्न लेती है, तो आपको लगता है कि आप लेफ्ट की तरफ जो डोर होता है वहां पे टच हो रहे हो या बज रहे हो। एक्चुअली आप लेफ्ट को नहीं जा रहे होते, आप सीधे ही जा रहे होते हो, बट क्योंकि गाड़ी आपके विद रिस्पेक्ट टू राइट को टर्न हो गई है, तो आप कार के विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट को जा रहे हो। बट एक्चुअली यू आर फॉलोइंग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज जो टर्न लिया है वो कार ने लिया है, आप उसके अंदर बैठे हैं, आप पे वो टर्न इंप्लीमेंट होने में कुछ टाइम लगेगा। तभी अगर वो टर्न धीरे धीरे हो तो आपको ऐसा जोक नहीं लगता साइडवेज, बट जब ये टर्न एब्रप्ट होते हैं, रैपिड टर्निंग होती है, तब आपको ऐसा फील होता है। सो व्हाट इज दिस इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट।